ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो कल आप लोगों ने महाशिवरात्रि को खूब बहुत अच्छे ढंग से मनाया, खूब आपने पुआ पकवान खाया नहीं? तो चलिए आज हम लोग उसके बाद शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता का, और उसमें जानते हैं रवीना जी से कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप लोग का फरमाइश था ना कि बहुत सारे गार्जियन बोल रहे थे कि सर केवल पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कोई बच्चा से पूछते नहीं है। तो मैं पूछता हूं लेकिन उसको वीडियो को अपलोड नहीं करता हूं। तो आज हम लोग जानते हैं कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बोलिए, पकड़िए और बोल दीजिए। जब कोई वस्तु जीवित रहता है तो उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 नामक दो धार्मिक रेडियो समान मात्रा में पदार्थ पाई जाती है। परंतु जब कोई वस्तु किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 12 की स्थिर समान मात्रा में पाई जाती है एवं कार्बन 14 की स्थिर मात्रा में स्थिर क्षय या नष्ट होने लगती है। आराम से बोलो, रिकॉर्डिंग से कोई काम ना है, कट जाती है। चलिए आगे। तो कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर हम किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारण कर लेते हैं। हड़बड़ा गए क्या? चलिए, माइक के सामने अच्छे अच्छे की आवाज चली जाती है नहीं? तो अभी रवीना जी ने सुनाया कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने सीखा कि कार्बन 14 विधि जो होता है किसी भी नहीं वस्तु का तिथि निर्धारण करने की एक विधि। देखो हम भी तो माइके में बोल रहे, कहाँ कुछ हो रहा है नहीं। और जब रिहर्सल हो गया है, जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा स्थिर रहती है। और जब उस वस्तु का क्या हो जाता है, मृत्यु क्या नष्ट क्षय हो जाती है, तो कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर बनी रहती है लेकिन कार्बन 14 की मात्रा में कमी आने लगती है। और उसी के आधार पर हम किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारण करते हैं, जिसे कार्बन 14 विधि के नाम से जानते हैं। यानी कार्बन 14 की मात्रा में कमी होने की जो मात्रा होती है उसको हम कार्बन 14 विधि कहते हैं और उसी के आधार पर तिथि निर्धारण करते हैं। लेकिन कार्बन 14 की मात्रा में कमी आने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं रेडियो धर्मीयता। कोई दिक्कत नहीं, माइक तुम अंदाज में अपना बोलो, माइक की और यूट्यूब से कोई लेना देना, वो अपना काम करता है। अंदर बैठा ले तो बाप रे वीडियो बन रहा है, यही से गड़बड़ी होती नहीं। मैं भी तो बोलता हूँ, देखो तुमको दिन भर कहोगे बोलेंगे, दिन भर रिकॉर्डिंग चलती रहती है, कुछ है हमको लगता है हम घरे में हैं। नहीं, हमको कोई असर नहीं होता है। माइक दे दो, चाहे बड़का इक्को दे दो, चाहे भोमा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सामना करना भी सीखना पड़ता है नहीं सब। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देंगे, आया हो जाएगा, बोले कि कार्बन 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 हो जाएगा। तो ये सारा होते रहते हैं। ठीक है, अब आइए पुरातत्व किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। काजल से जानते हैं कि पुरातत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तुम समझना कि माइक नहीं है तुम्हारे हाथ में। ठीक है, लो पकड़ो और बोलिए, क्योंकि लोग समझता है कि माइक पकड़ ले, बाप रे तो ये विश्व रिकॉर्ड थोड़ी बन रहा। चलिए, पुरातत्व किसे कहते हैं, आराम से नॉर्मल। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। देखिए, ऐसे अन्नागार की लंबाई जो होती है 46 मीटर और चौड़ाई होती है 23 मीटर। नहीं, लंबाई 46 और चौड़ाई 23 मीटर। नहीं, और जो उसमें बहुत सारे मिले हैं, छोटे छोटे भी मिले हैं। उसका चबूतरा का आकार भी आप लोगों ने पढ़ा था, पढ़े थे ना आप लोग? तो जो उसको बनाए गए थे चबूतरा, उसका आकार था 15 मीटर गुने 6 मीटर। नहीं, तो समझे? आप अन्नागार के बारे में बोलिए, लंबाई चौड़ा ना बोलिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदड़ो से अनेक इमारतें मिली है जिसमें से एक अन्नागार भी है। हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान कोठार खोजे गए जो 2 कतारों में 6-6 की संख्या में थे, जिसका आकार 15 गुने 6 था। यह ईंटों के चबूतरे पर बनाए गए थे। इसमें सूरज की रोशनी और हवा आने जाने की उत्तम व्यवस्था थी, तो निसंदेह ही अन्न भरने की भी उत्तम व्यवस्था होगी। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार का आकार 46 गुने लंबा एवं 23 मीटर चौड़ा, और उसके चबूतरे की जो लंबाई है 15 मीटर गुने
6 मीटर। 15 6 दो ही याद रखना है, एक 46 और एक 23 और एक 15 और 6 नहीं। तो जो पूरा है आपका अन्नागार उसकी लंबाई है 46 मीटर और चौड़ाई है 23 मीटर। और उसका जो चबूतरा जिसमें धान कोठार है, कोठिए तो है, बुसुल्ला है, तो बुसुल्ला को रखिएगा तो कहाँ रखिएगा? चबूतरे पर ना, तो नीचे से खा जाएगा। तो उसकी जो थी 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कौन देगा? कौन है मेरा लाल? पूजा बेटा जी। तो बेटा जी के लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे आज की हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो कैसे? वैसे आप सभी को पता भी है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हमें निश्चित तौर पर कोई सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पुरातत्ववेताओं ने नहीं या अनेक पुरातत्ववेताओं ने अपना अपना मत पेश किया। जैसे मैं बता भी दूं कि कुछ पुरातात्विक ने या पुरातत्ववेता ने कहा कि अचानक वहां पे बाढ़ आ गई या नदियां अपना रास्ता बदल ली या बाहरी आक्रमण हुआ या महामारी फैल गया, मलेरिया जैसे और हैजा जैसा नहीं, और समय समय पर भूकंप आने लगा और महामारी फैलने नहीं, और प्रदूषित वातावरण, जलवायु परिवर्तन, ये सारा चीज जो था उसके विनाश का कारण बना। और व्यापार में भी कमी आ गया था, सुखाड़ भी आ गया था, क्योंकि नदियां बदल लेती अपना रास्ता। तो इन सब चीजों के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो दिक्कत नहीं है। तो हमें कौन बताएगा मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में? कौन है ये? इतने लाल में से कौन लाल है? वाह। तो आइए जानते हैं प्रीति जी से आज हम लोग मोहनजोदड़ो के यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है कौन? स्नानागार, उसके बारे में। तो लीजिए माइक पहुंचाइए, काजल दीजिए उनको माइक। इसको भी पकड़ो, इसको 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 इसको। हाँ बस जानते रहिए। हाँ चलिए, आपको बताना है मोहनजोदड़ो के से प्राप्त विशाल स्नानागार के बारे में। चलिए, समझना नहीं कि माइक के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे अनेक इमारतें मिली है, उसमें से भी एक विशाल स्नानागार भी है जिसकी लंबाई 39 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर और गहराई 8 मीटर, जिसके दोनों ओर उतरने के लिए सीढ़ी का उत्तम व्यवस्था थी। एक तरफ साफ पानी का भी आने का उत्तम व्यवस्था था और दूसरे तरफ से जाने का भी। सर और क्या बोले? और बताइए कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से जो ये विशाल स्नानागार मिली है उसमें वो जो स्नानागार उसमें दो भाग थे, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। वो किसी अवसर पर और जो स्नानागार दो भागों में बटा हुआ स्नानागार 2 भागों में बटा था। हुआ था, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग, और यह सार्वजनिक उत्सवों पर ही यूज किया जाता था। इसका उपयोग किया जाता सार्वजनिक उत्सवों पर। और बाहर से बोलिए कमरे बने, और बाहर से बहुत सारे कमरे बने हुए थे जिस ठीक है। और कुछ बताइए अच्छा चीज। चढ़ने उतरने के लिए उत्तर दक्षिण से सीढ़ियां बनी हुई थी। और चढ़ने उतरने के लिए उत्तर दक्षिण से सीढ़ियां बनी हुई थी। चलिए, तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार। अच्छा, अब हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कोई बताएंगे? एनीबॉडी? इधर और उधर से कोई तो नास्का बताएगी। लिपि के बारे में नहीं बोल सकते हो? मधु जी, मधु कहाँ है? कहाँ रे? बोला पास कर लिएगा। नहीं उतना ना नीचे मोरी मुर्गिया के बच्चे ले। चलिए, लिपि के बारे में कोई बताएंगे इधर से? अंजना जी सर हम बताएं? कौन? हम बताएंगे। बोलिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि बोल दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जिसका आज तक पढ़ा नहीं गया है, और उसका जो मतलब शब्द था वो 375 से 400 के आसपास में था, और संकेत मिले हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि से हमें उस समय के चारों कुछ चीज़ याद रखना होता है, राजनीतिक और भौतिक, आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बोलिए, जानकारी मिलती है। चलिए लीजिए, आज पहुंचाइए।
नीचे वाला पकड़। और सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग क्वेश्चन जो भी लिखाया जाता है उसे क्या करें। और दूसरी बात, अभी तो ऐसे ही है, कुछ दिन में आपको दुनिया देखेगी। अच्छा, यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारी लड़कियां पढ़ाती है, और हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे अगर फोटो चला जाता है तो कहता है बाप रे डिलीट मार दो हो। नहीं तो सोचो बढ़ेगा वो कि अच्छा फोटो चल जाने से क्या हो जाएगा हो। और एक बात याद रखना, आपके फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उसके लिए कानून बनी हुई है। जैसे कोई के लड़का के साड़ी पहना देता है, लिपस्टिक लगा देता है, मंग टीका पहना देता है, आप वैसा नहीं पहनाइएगा कभी किसी को, नहीं तो अगर FIR हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, समझे। इसलिए ख्याल रखिएगा, अपन लिपस्टिक अपना ही लगाए। ठीक है, नहीं होता है कुछ लोग नहीं जानता, नया लड़का, और वो क्या करेगा, कोई के फोटो फेसबुक से निकाल लिया और उस पर क्या कर देता है, एकदम मेकअप वेकअप लगा देता है, क्योंकि ये जो होती है बहुत बड़ा केस बनता है। नहीं तो आप लोग किसी के साथ गलत करने का प्रयास न करें। अंजना जी कुछ बोल नहीं रही है हो। प्रिया जी आई है, बगल में है कोमल, सोनम, कोमल करने हैं। कहाँ रे कोमल, बोलने में भी पैसा, हे भगवान। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन। देखो, सबसे पहले तैयारी सभी लोग करें, क्योंकि 2-4 लोगों के सुनाने से ये जिंदगी चलने वाली, और पुरुष का आवाज अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कहा मुन्ना जी भाग गया। तो अभिषेक जी आपका क्या हाल है, कुछ याद वाद होता है? डेली सभी लोग एक अपना आवाज को रिकॉर्ड करवाइए, नहीं ताकि आपके मम्मी पापा सुने तो कहे कि हाँ बाप रे देखो यूट्यूब पे हमारा बेटा बेटी देख बोलिए और निम्न से बोलिए। नहीं मुन्ना जी तैयारी कैसन है? मुन्ना जी कुछ याद कलू? बैठा तू चलो। क्या रे बेटा जी, कोई क्वेश्चन है जो आप सुना सकते हैं हमें? नहीं, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन। जैसे सिंधु सभ्यता की नगर योजना है, अन्नागार तो सुना दिए हैं ये लोग। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता, ये सड़क व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये तो याद होगा सबको। रुक जाओ, अंजना से हम पूछना चाहेंगे। अंजना जी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, पता है? हाँ याद कि न से बोला। प्रिया याद है? तो बोले बाबा था आए कि पार्वती के रूप में होता है। निशा जी आपको तो याद है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? अरे है। बीना जी की कुछ सुनाइएगा, एकदम सब भोले कौन क्वेश्चन का पहुंचा रहे बेटा का फोन लेकर जा यहाँ पे, ये धरना जरूर, नीचे वाला जरूर, इंजन को मत फेंक देना। ना फेंकेंगे। वो नीचे वाला उधर वाला एक बात नीचे। आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? आराम से माइक ना समझो। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। सभ्यता की न खोज, तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज है जिनका खोज दयाराम साहनी ने किया था। द्वारा हड़प्पा नामक शहर की खोज, स्थल की खोज, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के आसपास हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते। कैसे ना सर आप के लाइन के तो क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक शहर का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के मुंडोबरी जिला में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। एक लाइन में बोल दो कि हड़प्पा में नहीं,
कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ना जाना जाता है। ऐसे बोलो तो मैं एक बार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खोज इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलो किस पे है हमारा बात ना पढ़ने चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक शहर की खोज हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन होल्डर देते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी सभ्यता में आसपास मिली थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लो और आप हमको सुनाइए कोई एक क्वेश्चन जो तुमको याद है उसको सुना दो। एक क्वेश्चन बैठा आप एक सुनाइए, या तो स्नानागार सुनाइए, सड़क सुनाइए, या विशाल स्नानागार सुनाइए, या जल निकासी सुनाइए। कोई एक सुनाइए जल्दी से तो बंद कर देगा चलिए बोलिए। स्नानागार जिसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट थी और गहराई 8 फीट थी, और वह एक अनुष्ठान में उपयोग में लाया जाता था, और जिसमें 2 नाले का प्रयोग होता था, जिससे एक नाला से साफ पानी जाता था और दूसरे नाला से उसमें के गंदा पानी बाहर की ओर जाती थी, और उसमें उत्तर दक्षिण से 2 सीढ़ियाँ बनी हुई थी चढ़ने उतरने के लिए। और स्नानागार 2 भागों में बटा हुआ था, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग, और चारों तरफ से बहुत सारे कमरे थे। जिस आज का कुछ सुनाइए। पकड़ो जल्दी और आप हमको बताया है बहुत क्वेश्चन हुआ है। आप नगरे का नाम बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता को नगर मिला है। जी हम बता देते हैं। सड़क व्यवस्था पर आज का तू बोल सकती हो। यस सर। कौन बोल सकते हो बताओ। माइक आपकी आवाज काम रही हो, कोई बताइए। एक क्वेश्चन कोई जवाब दिया जाए। बोले हो गया रे, बोले हो गई। विस्तार बता सकते हो बात का। हमारे पास बताओ विस्तार बताएगी क्या? कौन बताएगा हड़प्पा सभ्यता की विस्तार? सर हम बताएंगे। बोलो पूजा में। अरे मधु तुम्हारी आवाज क्या हो गया रे? तुम ये नहीं बता सकते विस्तार के बारे में? हाँ बता सकते हो कि नहीं? गलती माइक सुन दो, हम ना सुन दो माइक दो तो बोलो तो विस्तार के बारे में। चलिए बताइए। आज का निकाला तो नहीं है रे, इतना तेज लग। चलिए हाँ कन्याओं ना माइक ठीक है। हाँ चलिए बोलिए। बोले सर। हाँ हमारे पास आता है विस्तार। वो तो गुड मॉर्निंग टू। चलिए स्टार्ट। हड़प्पा के उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, बिल्कुल। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर। हड़प्पा की लंबाई 1400 किलोमीटर, लंबाई 1600, चौड़ाई 1400 मीटर किलोमीटर। चलिए बोले हड़प्पा सभ्यता ठीक है। फिर से बोले सर। हड़प्पा के उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर स्थित है।
हड़प्पा की लंबाई 1400 किलोमीटर, चौड़ाई 1600 किलोमीटर, तटीय भाग 1300 किलोमीटर, उसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह एक नगरीय सभ्यता है जिसका सर्वमान काल 1350 से 1750 ईसा पूर्व है। चलिए, तो अभी आप लोग रूबरू हो रहे थे हमारे स्टूडेंट से जिन्होंने तैयारी किया। हड़प्पा सभ्यता लगभग पूरी तरीके से अंतिम पड़ाव पर है। नहीं, एक दो वीडियो और इसका बनेगा, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो अभी तक जो आपने जाना उससे हम कुछ अब नए क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। सबसे पहले जो यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं और जो क्लास में बैठे हैं, दोनों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन लिखाए गए, नहीं बहुत सारे पेज भी आपके फुल हो गए होंगे, तो सारा मैंने कहा था पहला दिन ही कि आपका जो क्लास होता है, जो पहला दिन होता है उसको रात में पढ़िए, दूसरा दिन हुआ तो पहला दूसरा दोनों पढ़िए। तो आज करीब 7 से 8 क्लास हो गए हैं। 7-8 क्लास का आप रात में बैठकर, एक दिन में रात में बैठना है और शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। अगर लगातार पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझ रहे बात को। और जब थाक कर लीजिएगा तो आपका कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। जैसे अभी डेली पढ़िएगा तो इतना मोटा भी पढ़ लेंगे 1 घंटा के अंदर। रोज पढ़ना है, अगर ऐसा करते हो तभी आप टॉपर बनेंगे, अन्यथा अपना तो नाम बर्बाद करेंगे ही, साथ साथ कईयों को लेकर जाइएगा। नहीं कहता है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, साथ में तुमको भी लेते जाएंगे, तो वही बातें हो जाएगी। इसीलिए अभी नए हो, अभी ताज़ा हो, अभी फ्रेश हो, अभी भोलेनाथ का आशीर्वाद है ना, सब आशीर्वाद है तुम लोगों के पास, अल्लाह से लेके ईसा मसीह सब भगवान तोरे ऊपर है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, तैयारी करें बाबू, आने जाने से कुछ होने वाला यहाँ। वैसी विजय सर अथुन जथुन तू सा ऐब जैब, फिर जैब फिर पर कोई नया आवेला भी बैठल है ना। तो ये दुनिया का रीत है। फिर आंसू बहाएंगे, आंख से विदा कर देंगे, फिर कहेंगे मिलते रहना। कितना मिलेगा, कितना बातें होगी तो सब जानता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को लेकर, और आज हम बात करेंगे, चलिए तो एक नया क्वेश्चन से रूबरू आपको कराते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीज पढ़ा। कार्बन 14 बीज क्या समझ, तो पुरातत्व किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, बहुत अच्छा से आपने किया है, याद है ना सबको। आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और भवन योजना जो थी बड़ी ही क्या थी, सुनियोजित ढंग से की गई थी। इस योजना का प्रमुख आधार था उसकी सड़कें और उसके अन्नागार, स्नानागार, जल निकासी प्रणाली और उसकी ईंटें, यही ना थी उसकी प्रमुख विशेषताएं। आप सभी को पता था कि वहां की जो सड़क थी करीब मुख्य सड़कें 9 मीटर, नहीं देखो जब आप अलग का बुक ये सब लेते तो उसमें थोड़ा सा अलग भी दे देता है, और जो उसकी गली की सड़क थी वह 3 से 4 मीटर हुआ करती थी। आपको पता है कि जो मुख्य सड़क हुआ करती थी जिसे राजपथ की संज्ञा दी जाती थी, और मुख्य सड़क के किनार में जल निकासी के लिए नालियों का व्यवस्था था, और नालियों को हम लोग क्या करते थे, सिलाप से या पत्थरों से ढक देते थे, मैनहोल का व्यवस्था था। सड़कें बिल्कुल एक सीध में नहीं और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें पक्की ईंटों का बना हुआ था, कुछ सड़कें मिट्टी का भी बना हुआ था, यही ना था। उसके बाद जब हम लोग पढ़े तो वहां से इतना भी था कि मकानों से गंदा जल निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। नगर, सारे नगर की छोटी नालियां बड़े नालियों में जाकर मिल जाती थी, और पानी उसका गंदे पानी शहर से बाहर जाकर गिरते थे, निकल जाता था नहीं। और लोगों का साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान हुआ करता था। यहां तक कि अन्नागार भी जो मिले हैं, चूंकि 12 धान कोठार मिले मोहनजोदड़ो से, जिसमें 2 भागों में 2 कतारों में बांटा गया था, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6 की संख्या में धान कटार होता था नहीं, और उसमें हवा के आने जाने और धूप के आने जाने का भी उत्तम व्यवस्था था। यही ना आपने पढ़ा। जल निकासी प्रणाली आपने देख ही लिया कि मुख्य सड़क के किनार से नाली का व्यवस्था, गली के
किनार से भी नालियों का व्यवस्था और सारा गंदगी शहर के बाहर जाके निकल जाता। ईंट के बारे में भी जाना कि ईंट जो होती थी काफी बेहतरीन हुआ करते थे, बड़े आकार की और छोटे आकार के। आकार उसका चतुर्भुजाकार हुआ करता था। नहीं तो ये था उसकी नगर योजना। नगर योजना क्या, नगर के बारे में बताना। उसके बाद आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में, और एक क्वेश्चन जो अभी और था हड़प्पा सभ्यता के पतन, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा, ये भी आपने पता याद है ना सबको। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो बहुत लिखना ऐसे ही कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं मिलती है, क्योंकि कोई लिखित प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं, लेकिन पुरातात्विक ने, पुरातत्ववेता ने जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाला, उनके आधार पर इसका अनुमान लगाया गया। और विभिन्न पुरातात्ववेताओं ने या पुरातात्विक ने अपना मत पेश किया। कुछ लोगों का कहना था, क्या कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि वहां पे वर्षा कम होने लगा, जिसके कारण व्यापार जो था वह में भारी गिरावट आ गई, और सूखा होने के कारण लोग या तो भूखे मरने लगे या उस जगह को छोड़ के चले गए। दूसरा कारण अगर हम जानने का प्रयास करें तो अचानक बाढ़ आ गई, नदी अपना रास्ता बदल ली, जिसके कारण भी उसका विनाश हो गया। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है, क्या मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे महामारी फैली, जिसमें मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी हो गई। वो फैलने वाला बीमारी है, जिससे गांव के गांव साफ हो गए, आपको बच्चे सो भाग गए, नहीं ना। उसके बाद बाहरी लोगों का आक्रमण हो गया, आर्य लोगों ने वहां पे अनार्य लोगों को भगाना शुरू कर दिया। यही सब न चीज है, क्या कोई दिक्कत। लेकिन आर्य लोग तो बाद में है, तो भगाएगा कैसे, मध्य एशिया से, तो वैदिक काल में आया है, इसलिए हो सकता है। तो ये सारा चीज था। और क्या बोल सकते हो कि वहां पे जलवायु परिवर्तन हो गया। अब जलवायु मान लो कि 30 डिग्री तापमान एक 50 हो जाए तो आदमी जिएगा। मौसम परिवर्तन हुआ, चूंकि नगरीय सभ्यता थी इसलिए प्रदूषण भी ज्यादा था, और जिसके कारण भी इसका विनाश हो गया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले, याद है आप लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, पता है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे आपको पता है। कैसे थी हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता, चूंकि यहाँ पे शहरों का एक बेहतरीन नमूना मिलता है, जो कि क्रम से बने हुए थे, नहीं, और सड़कें हुआ करती थी जो समकोण पर काटती थी, पक्की सड़क हुआ करती थी मुख्यतः, नहीं, और हर घर में शौचालय का व्यवस्था, नालियों का व्यवस्था, कुओं का व्यवस्था, स्नानागार का व्यवस्था, नहीं, और रसोई घर बड़ी उत्तम व्यवस्था था। और वहां पे चूंकि यह शहर जो था 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। केवल धौलावीरा मिला है जहां पे 3 भाग में मिला है, नहीं, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और मध्य भाग। पूर्वी टीला जो कि आम जनता के रहने के लिए था, व्यापारी व्यवसाय के लिए था, कृषि करने वालों के लिए था, जबकि जो पश्चिमी भाग था उसमें पुरोहित वर्ग रहा करते थे या उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। वहां पे भोजनालय का भी व्यवस्था था, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे चबूतरा का भी व्यवस्था हुआ करता था, नहीं। तो ये सारी व्यवस्था होने से हम अनुमान लगाते कि एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताइए। 8 दिन से ही हल्ला कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग सुनाते हैं, कुछ लोग बोले जय श्री राम, जय माँ काली, यही सब करते रहते हैं दिन भर। इतना हम क्यों बकर बकर, हम तो एक के दिन में हड़प्पा सभ्यता समाप्त कर देते। आपको कुछ था, आते बकर बकर करते, आप बकर बकर चल जाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखे, इसलिए इतना बोलते हैं। हमारा एनर्जी बर्बाद करके रखम तो बुढ़ारी में काम दे। चले तो हड़प्पा लिपि की विशेषताओं का वर्णन करें। आप सभी को जैसा कि पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है, और चूंकि आज तक पढ़ा भी नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जनरली जो थी भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। भाव चित्रात्मक मतलब पिक्चर बना के, तस्वीर बना के भाव को व्यक्त किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसमें 375 से 400 लिपियां प्राप्त हुई, जिसे अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग तो अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला पढ़ते तो 52 अक्षरे में 52 गज हो जाता है, नहीं ना, और यहाँ पे तो 375 से 400 है संकेत, तो बहुत मुश्किल था, नहीं। और यह जो लिपि हुआ करती थी आपको पता है, नहीं, कैसा हुआ करता होगा, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी,
यही ना हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। कोई दिक्कत है? बायां से दाया हम लोग लिखते हैं कौन सा? बायां से दाया। ब्राह्मी लिपि जो होता है बायां से दाया लिखा जाता है, समझ रहे हो? खरोष्ठी लिपि जो होती है दायां से बायां लिखा जाता है, याद रहेगा। ब से ब्राह्मी या ब से बायां होता है, याद क्या करना है? अब मेरे क्लास में अगर याद करना पड़ेगा तो घर न रहेगा। ब्राह्मी लिपि ब से ब्राह्मी या ब से बायां। पूछेगा ब्राह्मी लिपि किधर से लिखी जाती है? बायां से दाया। अब बच गया खरोष्ठी तो दायां से बायां। अब हंसुआ खुरपी है, अब कहे कि हंसुआ से न मारा था, मारा खुरपी से मारा। अरे देखना होगा। अब ब्राह्मी या खरोष्ठी दूगो लिपि हम बता रहे हैं, तो ब्राह्मी में होगा बायां से दाया और खरोष्ठी लिपि हो जाएगा उल्टा, दायां से बायां। अब क्या खरोष्ठी लिपि क्या है? तो हम तुमसे पूछेगा रोमन लिपि क्या है? अरे सब लिखने का एगो तरीका है। हिंदी लिखते हो तो एगो तरीका है, अंग्रेजी लिखते हो तो एगो तरीका है, वैसे एगो तरीका है। कैसे है सब जानने के लिए यूट्यूब जिंदाबाद है। नहीं अरे नाम। चलिए, अब स्नानागार के बारे में आपको पता है क्या? ऐसा में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब हम लोगों का काम बनता है कि कॉपी निकाले, और यूट्यूब पर भी जो सुन रहे हो बच्चे लोग, आराम से रजाई से निकलो, पानी उनी पियो, हाथ मुंह धो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी कलम निकाल के लिखो। चलिए शुरुआत करो। आज हम लोग जानने का कोशिश करें कि हड़प्पा वासी आखिर खेती तो किया करते थे। जब खेती करते तो उसको पानी की जरूरत होगी, तो सिंचाई होगा कि नहीं होगा? कि बहुत लोगों को नींद आने लगा कि हो? राम कथा नहीं चल रहा है, ये सीता, ये हनुमान जी का कथा है, उड़ना पड़ेगा। चलिए तैयार हैं? लिखिए क्वेश्चन। हड़प्पा वासियों द्वारा, जी बाबू, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहित का मतलब समझते हो? व्यवहार में आने वाला। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहित सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। यह है क्वेश्चन। तो आंसर आपके सामने लिखा जाए। देखिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अर्ध माने आधा और शुष्क माने सूखा। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। हो गया? पड़ती होगी। और सिंचाई नहरों, कुओं एवं जलाशयों द्वारा की जाती होगी। क्या कोई दिक्कत? सिंपल सा है। अर्ध शुष्क का मतलब है
कि ज्यादा पानी वहां पे नहीं था, वर्षा तो होती थी लेकिन ज्यादा वर्षा हुआ नहीं करती। तो पानी तो वहां चाहिए ना, जब कृषि कर रहे हो तो सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए लोग किसका प्रयोग करता होगा? नहर का, कुआं का और जलाशय, जहां पे पानी को संचय किया जाता हो, इकट्ठा किया जाता होगा। यही ना होगा? क्या इस क्वेश्चन को याद करने में टाइम लगेगा? बोलिए अंजना जी, टाइम लगेगा? एक लाइन का सिंपल याद रखना कि चूंकि एक लाइन है, अर्ध शुष्क याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता चूंकि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बसा हुआ था और अर्ध शुष्क है तो उसको पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए वे लोग उपयोग में लाते थे कुआं, नहर और जलाशय। एक लाइन का है, मन चंगा तक कठौती में गंगा। मन में अगर इच्छा हो कि माँ बाप का नाम रोशन करना है तो पढ़ोगे, अब मन हुआ कि ना पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है तो तुम लोग भी कचरे के डब्बा में बंद कर दिए जाओगे। चलो, जो चीज़ अभी अच्छा लगता है 10 साल बाद आपको जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर दर्शन ले। अगला क्वेश्चन है CR 37। CR 37 CR 37 CR 37। अब CR का मतलब ही समझ लो, हल्ला करोगे तुम लोग तो चुप रहने वाले नहीं हो। इसको कहा जाता है समाधि R 37। अब कहोगे हमको R का मतलब नहीं आता है, तो सुनो, समाधि को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? R को R ही बोला जाता है, अपना मन से लिख ले। तो सुनो, CR 37 को ही नाम है समाधि R 37 या इसी का नाम है सिमेट्री R 37। तीनों नाम सेम है। क्वेश्चन पूछे समाधि R 37, CR 37, सिमेट्री 37, ठीक है, से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? देखो ना, क्वेश्चन सुनने में अजूबा लग रहा है लेकिन आंसर बड़ा प्यारा है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। हड़प्पा क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता था, उसके दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है। कुछ नहीं याद करना है, दक्षिण दिशा में। कौन दिशा में? दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का वो कब्रिस्तान मिला। पूछो कब्रिस्तान क्या होता है? तो जहां पे शव को क्या कर दिया जाता है? गड्ढा खोद कर उसी में गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि हिंदू लोग जो होते हैं अपने शव को जला देते हैं, इस्लाम वाले जो होते हैं उसको क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, और दफनाने के बाद बहुत बड़े लोग होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो उसको चबूतरा बना देते हैं। मैं किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो बनाया जाता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारी मिट्टी बर्बाद होती है, फिर वहां पे किसी को दफनाया नहीं जा सकता है, और प्लस वो प्रदूषण भी फैलाता है। अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो मिट्टी में मिल जाएगा शव, और जब मिल जाएगा तो फायदा क्या होगा कि फिर लोग दफनाएगा वहां पे, नहीं तो वो पोरपट्टी लिख देता है कि ये फलनामा मरलावा के है, लो ऐसी ना होता है। इसलिए कब्रिस्तान बनाया जाए, लेकिन ऊपर जो बनाया जाता है ये अच्छी बात है, सबका अपना धर्म है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। हम लोग भी, हिंदू लोग भी लाश को जलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, जलाना अच्छी बात, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रदूषण होता है। उसके बाद गंगा में आप उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, जो कि गंगा भी प्रदूषित होती है। उससे अच्छा यह होता कि आप उसे या तो मिट्टी के अंदर दफना देते दूर जाकर, नहीं तो वो मिट्टी को भी उर्वरा शक्ति मिलती। हाँ, एक चीज़ है, इस्लाम वाले जो होते हैं वह अपने, जो क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, वह अपने न तो जलाते हैं न गाड़ते हैं। करते क्या है? एक टावर बना होता है, साइलेंस टावर जिसका नाम है, उस टावर पढ़ोगे तुम इंग्लिश में, वो टावर पर क्या करते हैं? उसको जाके टांग देते हैं, मरने के बाद टांग देते तो जितना भी पशु पक्षी होता है उसको खा जाता है। खाने के बाद जो बच जाता है हड्डी उड्डी, उसको नीचे गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, लेकिन वो कई किलोमीटर दूर होता है। ऐसा ना कि तुम गाँव में टंगवा देना, पूरा गाँव मर जाएगा, क्योंकि गंध करेगा, बहुत सारे बीमारी फैल जाएगा। वो क्षेत्र बना होता है, बहुत सारे एकड़ में बना होता है, जिससे बहुत दूर होता है ताकि गंध ना आए, प्यार से चाव से जानवर से खाता है उसको, ठीक है। तो CR 37 क्या है, समझ में आ गया क्या प्रिया जी? ठीक है ना? तो CR 37 क्या है, समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण दिशा में, कौन दिशा में? दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है। कितना आसान क्वेश्चन है,
खाली हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण दिशा में वो कब्रिस्तान मिला है जिसे CR-37 कहते हैं। कुछ है, ये तो इतना दुलरुआ क्वेश्चन है। तो लिखो बाबू, लिखे हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान लिखने आता है ना, वह में र लगा के हर्षिकार मार दीजिएगा, लिख दे का एक कब्रिस्तान मिला है जिसे CR-37 या समाधि R-37, जिसे CR-37 या समाधि R-37 या R-37 CR-37 या समाधि R-37 नाम दिया गया है। बोलो बाबू लोग, समझ में आया? ये कोई दम है क्वेश्चन में हो? हड़प्पा के दक्षिण दिशा में वो कब्रिस्तान मिला जिसे CR-37 या समाधि R-37 के नाम से जाना जाता है। बोलो बउआ, समझे हो? ये तुम्हारा नाम भूल गए हो पीछे, शीला। अरे मेरे दीदी का नाम है तब भूल जाते हैं भगवान। चलो, इतिवृत्त क्या है? हाँ लिखे, अब ना भूलो। इतिवृत्त क्या है? भले नामों से हम अपन दीदी के याद कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, इतिवृत्त क्या है? अगला क्वेश्चन है इतिवृत्त क्या है? वीडियो में बुझाता है, देखो तो हो गया। हाँ तो हो गया। चलो लिखो, इतिवृत्त क्या है? आप बुझा, इतिवृत्त क्या है? देखो इतिवृत्त सिंपल, पहले समझ लो। इतिवृत्त जो है घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण का। बाप रे बाप सुनिएगा, कहता है इतिवृत्त है क्या, समझ रहे हो? घटना को ना काल के अनुसार क्रम में सजा दिया गया। अब तो निमन और लिख ले कालक्रमिक लिख ले, तो सिंपल लिखेगा कि इतिवृत्त क्या है? घटनाओं का काल के अनुसार क्रम में क्या कर दिया गया है? विवरण दिया गया है। कितना निमन क्वेश्चन। कोई भी घटना हुआ उसको काल के अनुसार, काल माने मृत्यु न, काल माने समय, समय के अनुसार क्रम में उसका विवरण दिया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिवृत्त। और ये कहाँ होता था? तो मुगल जो था, मुगल समझते हो ना? मुगल वंश पढ़ोगे तुम लोग इतिहास में। अरे मेरे पास सब विषय बेहतरीन सब है, एक पर एक कहानी सब है, मुगल पढ़ाएंगे तो मुगल राज्य जो है, ठीक है, उसमें क्या था कि संख्याओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था, जिसे दरबार के घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी परिश्रम से एकत्रित और वर्गीकृत किया गया था। और आधुनिक इतिहासकारों के मूल पाठ की शैली को क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त का नाम दिया गया। कुछ नहीं था। देखो, जब मुगल काल था, मुगल वंश के संस्थापक बाबर है, बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं के बेटा कौन है? अकबर है। ओकर बेटा जहांगीर है, ओकर बेटा जो है से कौन है? औरंगजेब है। नहीं बाहू आज नहीं, उसके बाद शाहजहां आएगा, तब औरंगजेब आएगा। पहले आएगा बाबर, तब आएगा हुमायूं बाहू, उसके बाद आएगा अकबर, ठीक है, उसके बाद जहांगीर आएगा, उसके बाद शाहजहां आएगा, और लास्ट में औरंगजेब आएगा 1707 ईस्वी में। उसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अंत में मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर द्वितीय आएंगे और इसको खत्म हो जाएगा मुगल वंश। समझ गए? उसके बाद अंग्रेज शाह हमरा सबके खूब तरपाएगा, इतना तरपाएगा कि मत कहो, सब लूट लेगा, कुछ ना छोड़ेगा, कचरा छोड़ देगा हम लोग को नहीं। और
तब 1947 में भागेगा भी तो तैया भागते भागते भी काम कर गया। भारत पाकिस्तान में बांट के जाएगा ताकि हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़ते रहे, एक होने ही नहीं देगा। सब जानता है कि एक रहेगा तब तो बड़ा जुल्म होगा, दुनिया पर यह शासन कर लेगा। इसलिए दोनों को क्या कर दिया, बांट दिया कि जो तू हिंदू होते तू मुसलमान होते, लड़ हाथे दोनों एक के, तोरो खुनोए हो हमरो खुनोए हो ना। तू ईद मनबै छी, हम दीपावली मनबै ले, कोई फर्क नहीं। ईद हम मना लेबै तक की हो जाते कि हम अथी हो जाए, वो दीपावली मना लेते कि घट जाएगा। पर्व में लिखल है कि हिंदू, ईद में लिखल है हिंदू मुस्लिम ना, मुस्लिम लिखल है चो में ना लिखल रहता है क्या। हम इस्लाम के घर में जाके खाना खा लिए तो क्या हमारे भ्रष्ट हो गए? क्या इस्लाम हमारा इतना खा ले तब भ्रष्ट हो गया? मार थप्पड़ से ठीक है कर देंगे ना, ऐसा करे वाला। अरे हमारा मन आदमी है, हम लोग क्या है, इंसान है। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम बस एक इंसान है। क्या है ये? तो हम लोगों का ना देन है। हम लोगों को एक मन्ना कहे घर में दू भाई में अगर बड़ा पट रही तो बगल वाला पट ओकरा की करे अलग कर दे ना। रे वो बहुत बेकार हो, बाप रे तोरे जमीन ले को, तोरे पैसा देख, बेटा बेटी के शादी उदी कर लो, तोहर बेटवा भी तन्नी गो बउआ हो, ऐसे ना ले अबे हो निकालक तलवार काट दो रे भैया। आधा हो तो आई गड़ी हो, आधा कटत हो ना, हो ना ये बुलेटवा आधा कटत हो। जमीन आ बाबू घर ऐसे ना हो तो बीचों बीच कटत हो रे बाइबल कैसे होते नहीं करे, पैखाना पड़े ना पड़े शौचालय कटत, शौचालय भी आधा कटत हो ऐसा वाला बंटवारा नहीं। आप पंचायती करोगे तो कहेगा हम सब कुछ मान ली, लेकिन झुड़ियावा होती गारम। अरे तब मानल कथी झरुआवा तो होती हो गया झुड़वा ना, इसीलिए हाँ तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। इसीलिए आजकल लोगों का कर्तव्य कि अगर दो भाई हो तो सिंपल सा दू गो घर बनाओ। जब तक बड़का भाई के शादी हो तब जोड़े रह, और जब शादी तोहर होतो तो अलग घर बने कि भैया हम रहबा जोड़ी, बाकी हमारा अलग घर बनावे दो। सब रहता जमीन जायज सब रहता, लेकिन अलग कल्ला नजर पड़ता तो फिर दोनों लड़े लगता ना, नजर नहीं। अच्छा दो भाई है, दो टोला में रहेगा, झगड़ा होगा ही नहीं बहुत। तो ऐसे करते हैं, पूजा जहां जाएगा अगर दो गो रहेगा तो एगो के धरती पर रखेंगे, एगो चंद्रमा पर भेज देंगे। चले अरे इतनो दूर मत जाके, फिर देखो दो टोला में रहेंगे तो फायदा क्या होगा कि पर्व त्योहार में भेजतो पूरी खीर भेजतो। बाप रे बोल हमारे भाई है भाई ना, अब भीड़ में रहे तो थूक देता, भीड़ में तो थूकता मार झाड़ू से बिना पर्व मनबै हमारा देखबै कि छठी मैया अब भोला बाबा के मनबै हमारा कुढ़ावेला। चलो तो ये सारा चीज होती रहती है। लिखे इतिवृत्त के बारे में। इतिवृत्त क्या है लिखो, इतिवृत्त आंसर लिखो। इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत काल क्रमिक विवरण है। काल क्रमिक विवरण है। इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत काल क्रमिक विवरण है, विवरण है। लिख ले बाबू, लिख के आ गया इतिवृत्त। हाँ बाबू, इतिवृत्त मुगल राज की, इतिवृत्त मुगल राज की संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था। कोई दिक्कत? उसके पास जो खजाना था, उसके पास जो चीजें थी, सबका एगो रिपोर्ट चाहिए ना कि कितना है, तो उसी का विवरण था इसमें। किसमें? इति
हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लो इसको, लिखो क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता, अब बोला नहीं कि दिखाई नहीं देता, मैं बोल रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन लिखेगा, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? शहरी सभ्यता थी कैसे? अच्छा आप ही बताइए। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कहते हैं नगरीय सभ्यता, इसी को हम लोग कहते हैं शहरी सभ्यता। शहरी यानी शहर किसको कहते हो? जहां पे आने जाने की व्यवस्था हो, खान पान अच्छा से मिल जाए, बीमार पड़े तो अस्पताल मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधा हो, नाली व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, जल निकासी व्यवस्था हो। यही ना होगा बाबू लोग, क्या और कुछ है? तुम लोग किताबी वाला याद करते हो इसलिए गड़बड़ आता है। अरे सिंपल है शहर, तुम अपना जिंदगी से सोचो। अरे बउआ पूछेगा कि शहरी सभ्यता तो सोच लो सिंपल कि शहर किसको कहते हैं, गांव केकरा कहे छे? तो शहर जिसको तुम शहर कहते हो सब लिख दोगे तो हो गया हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता, ना हो जाएगा? बोलेंगे स्नानगार, तो स्नानागार तुम लोग घर में रहबे करता है नहाने के लिए। पोखरी समझो, गांव वाला पोखरी, अभी का पोखरी रहबो करता है, उसे चबूतरा उतरा बनल, सीढ़ियों बनल रहता है। काले को उत्तरे दक्षिण नहीं याद करना है। और जल निकासी नाली बनले है, सरकार बनवा दिया, भरा हो गया। सरकार बनवाया कैसे से हमू से जानते हैं। आ सरकार हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम है देखना। अरे हमरा उतना लूर रहता तो तोरे चुनती हो रहा, हम तुम्ही को मुख्यमंत्री बनाते, हम अपने ना बन जाते, उतना लूर रहता। आप जब सड़क बनवाते हैं सब तो नीचा से ऊपर घुसखोरवे सब बैठल है, और सब जानता है। क्या हमारे सीएम साहब नहीं जानते? नीतीश जी सब जानते, लेकिन चुप्पी साध ले है। कल्ला यहाँ पे तो चुनाव जीतना है, यार जनता जाए कहाँ, कोई मतलब है? तू मर रहे और नीतीश जाने छे कि मर रहे तैयो कहते कि आ रहे हैं हम तुमको देंगे इतना। अरे मर जाए तो देख हमरा की करबे? नहीं, सबको समस्या है, लेकिन कोई सुनने वाला है क्या? एक गरीब को सुनने वाला आज कोई पैदा ही नहीं लिया है, खाली बड़का बड़का बोली बोलने के लिए जन्म लिया है। कोई किसी का उद्धार नहीं करता, इसलिए भ्रम में न रहे। जब नेता लोग आए तो ओकरा या तो भगा दो या नहीं तो लिखित लो कि हम देंगे वोट, लेकिन तुम हमको क्या करेगा बताओ, लिखित दो, हम पैसा ना लेंगे तो 1000 रुपया दे देगा, हम वोट दे देंगे, 5 साल हम बिक गए। 1000 में 5 साल तुम बिकते हो बाबू, क्या ये अच्छी चीज है? क्यों बिके? ना लेंगे पैसा। इतने नहीं, कोई पैसा लेता मार थपड़िया का ठीक कर दो करो, मार थपड़िया, कला पैसा ले ली तू नहीं। तो वोट पूरा गांव अगर मिल जाए, पूरा गांव के लोग मिल जाए, अच्छे लोगों का एक बैठक करे। चुनाव के दिन हम लोग क्या करें, 1 दिन 2 दिन पहले एक बैठक करे, आप पूरा देखे, सबके खानदान देखे, सबका गुण देखे। अब तो रिपोर्ट रहती है, और उसको देखे कि कौन कैसा है, और नहीं होता तो अपने आदमी को चुनो अच्छा ईमानदार के, और सब उसको वोट दो। लेकिन देगा इसे? अखनी हम इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो जाए कि विजय सर इलेक्शन लड़ेंगे, तो अरे पढ़ावे वाला आदमी या के लिए में कह रहे कोई भटका दल के। अरे इलेक्शन पढ़े लिखे लोगों के लिए कि बुरबका के ले नहीं देगा वोट आपको, बोल ना ओकरा ना दिए वोट, ओकरा ना दिए, आ कोई अला या 500 धरा दल के दे दही, आ बाद में फिर वही गरियतो आके मारता थूड़ता निमन लगता। आई तो विजय सर खराब लग गए तुमको, हम सोचली कि तनका कल्याण कर दे, एक विश्वास नहीं कि कल्याण करेंगे कहीं पैसा खा जाएंगे हो। अरे अफसर देगो तब ना पता चलेगा। वो 15 साल 20 साल से मुखिया बनवर का पेट निकाल ले है ना, खेत किनले है, घर चमकले है, हम सब दलिदर हो ना। तो ये सारा चीज करना, तो आप लोग जब भी चुनाव में हिस्सा ले तो सबसे पहले ये दिल से पूछो। हाँ तो तू से इलेक्शन अभी न लड़िए, तू हुल्ले हुल्ले करिए। चल आइए, तो क्वेश्चन है, एक बच्चे लोग
हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे? तो लिखो, लिखेगा हड़प्पा सभ्यता, लिखो बाबू, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि इसमें अनेक नगरों के अवशेष मिले हैं, अनेक नगरों के अवशेष मिले हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि प्रमुख है, आदि प्रमुख है। मोहनजोदड़ो प्रमुख है, हो गया। मोहनजोदड़ो व्यापार का मुख्य केंद्र था, व्यापार का मुख्य केंद्र था। यह शहर दो भागों में विभाजित किया गया था, दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग सड़कें सीध में एवं समकोण पर काटती थी, सड़कें सीध में एवं समकोण पर काटती है। समकोण पर काटती है। सड़क के किनारे गंदे पानी निकलने के लिए, सड़क के किनारे गंदे पानी निकलने के लिए जल निकासी का प्रबंध किया गया है। मकान कतार में एवं सभी मकानों में कुआं, सभी मकानों में कुआं, स्नानागार, रसोई घर एवं शौचालय की व्यवस्था थी, व्यापार व्यवसाय का भी उत्तम प्रबंध था। व्यापार आंतरिक एवं बाहरी दोनों हुआ करता था। व्यापार व्यवसाय का भी उत्तम प्रबंध था।
हो गया। व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते थे। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्या कोई दिक्कत है किसी को? हड़प्पा की लिपि के बारे में हम लिखाए हैं कि ना, से बताओ। जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन है, यहां पे लिखता हूं हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताएं। लिखेगा हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह भाव चित्रात्मक थी। इसमें 375 से 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया है। जी 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया है। क्या कोई दिक्कत है सुषमा जी? बोलिए ना। तो आगे लिखिए। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिली है। क्या कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हड़प्पा की लिपि क्या हुआ? अगला क्वेश्चन लिखिए। हड़प्पा की मुहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? छोटी छोटी क्वेश्चन, लेकिन आपके जिंदगी को क्या कर देगी? संवार देगी। आप चमकते सितारे बनेंगे। ठीक है, अगला स्टार आप ही लोग हैं। हड़प्पा की मुहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर किसी को भी विजय सर से शिकायत हो तो हमें खोलकर बोले। अगर आपको लगता है कि सर को पढ़ाने उड़ाने का लूर नहीं है तो हमें बताए कि कैसे लूर बनेगा। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार की कमी झलकती है तो आप हमें क्या करें? निसंदेह हमारे सामने पेश करें
क्योंकि मैं चुप चुप के जीने वाला नहीं हूँ, खुलकर जीता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मेरे बारे में कौन शिकायत बात करते हैं और कौन मेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान बनाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों को अपने परिवार समझकर जो भी समस्या आए खुलकर बोले। मुंह चुरा कर कब तक जिएगा? नहीं, सभी को कह रहे हैं, देवी देवता दोनों को बोल रहे हैं। कहीं भी आपको लगे ना कि विजय सर में कमी आ गया, बस लड़की के ज्यादा मानते हैं, लड़कवा के कम, लड़कवा के ज्यादा मानते हैं, लड़की के कम मानते हैं ना। ऐसा हो छो, हम माना लो। हमरा नजर में दोनों एक के हते, एकरा से ज्यादा तोरा से ज्यादा एकरा, माने दोनों। ठीक है, तो ठीक है का मुन्ना जी, कोई शिकायत ना है? अरे हम न लड़का के मात हमरा कौन लेना देना है रे? परिवार के सदस्य जैसन तू होते वैसे हमरा आँख का नहीं हो है के। हाँ, दोनों दए हाथ हते, घर में ही सब हमको मदद कर देगी, बाहर तू से करे, यही ना होता है। चलो तो सुन लो सभी लोग, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता तो आप लोग क्या करेंगे? पूछ लेंगे ना, तब मुंह बंद कर रहे कि बाप रे कोई से पूछे ना, कहीं बोल देंगे बाप रे बाप दोसर क्या कहेगा, ऐसे ना मन में आता है क्या प्रिया जी? ऐसे वाला आता है मन में। एकदम खुल के बोलो, विजय सर तुम्हारे भाई की तरह, दोस्त की तरह, माँ की तरह, पिता की तरह है। बहन देखोगे बहन नजर आएंगे, भाई देखोगे भाई नजर आएगा। चलो तो आइए बरो शुरुआत करें। तो आज से जे मन में आता है, अभी ना कि ऐसा बात बोले लगे कि हमरा ना अभी इज्जते के डाउन करे के शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। और कभी भी आपको लगे, क्योंकि मैं नजरिया अपना हमेशा सही रखता हूं बाबू, मैं दो चीजों पर जिंदगी, बच्चे लोग ओए सुन लो, देखो मैं दो चीजों पर ध्यान रखता हूं, एक झूठ ना बोलना और दूसरा चरित्र को मैं नहीं गिराता हूं, याद रखना। क्योंकि दो चीजों से आदमी महान बनता है, समझ रहे हो? गलत नजरिया आपका होगा, बाल बच्चे भी गलत हो जाएगा। जेकर माए बाप भाग जाता है ओकर बेटो बेटी भाग जाता है, ठीक है? यही देखा गया है, 99% यही केस आती, क्योंकि एक कुत्ता कुत्ते को ही जन्म दे सकता है, एक इंसान इंसान को ही जन्म दे सकता है। आम का पेड़ कटहर का पेड़ जन्म नहीं देगा, समझ रहे हो? इसलिए आप लोग बात सीखो करोड़ों की है। समझे? ध्यान रखना, हमेशा दो चीज याद रखो, अपने नजरिया सही रखो, समझ गए? ई ना कि बाप रे बड़ा सुंदर, चल तनी फोन कर देखते गयो तुम्हारा टिकट, अरे उतने शौक मम्मी के कहे ना, मम्मी अब हम ना हम शादी करबो, न बोला तो हमरा कहिए विजय सर ना, सर हमरा तनी कहू, हमरा करे के मन है, विजय सर तनिका पैरवी करूँ, कह दू बेटवा के देखला है। चल आगे, तो ध्यान रखो, बार बार मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर दोस्ती से बच गए ना, सुन लीजिए, जिंदगी में अगर दोस्ती से बच गए ना तो आप कृष्ण पैदा लेते हैं ना सुदामा पैदा लेते हैं, ठीक है? और ना अब हीर पैदा लेता है ना रांझा पैदा लेता है, और ना कृष्ण पैदा लेता है ना राधा पैदा लेते हैं, न लैला न मजनू ना। अभी काम से काम मतलब है। अभी देखियो तुम लोग हालात नहीं देखो, अभी लड़कियों को लोग भगा के ले जाता है, या तो बेच देता है या छोड़ देता है, बीच में बाजार में लेकर तुमको तो पता नहीं छोड़ देता है, या तीसरा काम करता है घर में रखता है और खूब थूरता है। तुम लोगों को अभी पता नहीं है, जब जाओगे बड़े बड़े शहर में लड़कियां भाग के जाती है तो तीन काम होता है, या तो बेच दी जाती है, या रूम में रहता है तो दिन रात थूरले रहता है। यही होता है, रियली है, देखना आसपास। तो ये सब मत करो, जिंदगी को संवारो, एक लक्ष्य कर। देखो नौकरी अगर तुमको मिल जाएगी ना, तुमको कोई नहीं दबाएगा,
पैसा रहेगा, अपन पैसा के फूटा नहीं रहेगा। घर वाला भी निकालेगा, रूम लेके शानो शौकत से रहोगे, 4 आदमी रहेगा आगे पीछे। लेकिन चलो बढ़ो, क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता हो गया। मुहर के विषय में आप क्या जानते हैं? लिखिए, लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता की मुहर। लिखो, हड़प्पा सभ्यता की मुहर, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों से काफी जानकारी प्राप्त होती है। काफी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों अभी ना गाली देगा यूट्यूब वाला। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों तथा लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बारे में जानकारी प्राप्त होती है। का सोनम आज एकदम सोनम स्थिर से है बैठल। इससे यह भी पता चलता है, इससे यह भी पता चलता है कि हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे थे। हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे थे। कोई दिक्कत है? बोलो बउआ लोग। तो घर के लिए क्वेश्चन लिखोगे तो लिख डालो। क्वेश्चन लिखो, 3 क्वेश्चन लिखाते हैं बउआ वाला, उतारिएगा नहीं। पहला क्वेश्चन लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। हाँ जी, प्रमुख कारणों का। अगला क्वेश्चन लिखे, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? और लास्ट क्वेश्चन लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में लिखे। जल निकासी प्रणाली के बारे में लिखे। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए। हाँ, लाइक आप लोग नहीं करते हैं
करते हैं। और शेयर से लिंक को शेयर करिए, जो आपका ग्रुप है। आप अपने, सुनो कैसे करोगे, आप लोग जो FB चलाते हो, आप चलाते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं नहीं, तो व्हाट्सएप पर क्या किया करो, जैसे वीडियो देखते हो, ये चला, वीडियो चल रहा है बउआ लोग, ओए आधी जनसंख्या, हड़प्पा सभ्यता का जैसे वीडियो देख रहे हो, जब वीडियो देखो तो वहां पे देखोगे ऐसा रहता है, इस पर उंगली मारना ऑप्शन देगा, कहाँ भेजे चाहे छो ना, तो तू जाइए व्हाट्सएप पे, आ ग्रुप चलता है, मैं इसको ग्रुप पर चल जाएगा। फेसबुक पर चल जाओ, वहां पे चले जाओ, टैग कर दो 2-4 गो को, 50 गो का टैग रहता है, एक बार में 50 गो टैग कर दो, काम करो, क्योंकि जितना बढ़ेगा हम लोग का परिवार उतना बड़ा पार्टी होगा नहीं, तो इसको करिए। ओके, तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत माता की। वाह, बंद कर दो, अब लेट्स सी, बंद करिए।